अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स बैच का बताइए। तो पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनमें से एक मैंने उठाया ताकि आपको डेमो दिया जा सके, आपको बताया जा सके कि मैं कंप्लीट नोट्स के साथ कैसे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखें, हमने एक टॉपिक उठाया इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ मैंने उसके एक्सपेक्टेड सवाल डाल दिए कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। ठीक है। पहला तो ऐसे है आपके पास पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसके चैलेंजेस एंड उसकी रेमेडीज। नंबर टू, कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलवेज रिमेन्ड इन अ टर्मोइल। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी हमेशा ही खराब रही है, आप सजेस्ट करें मेयर्स। उसके बाद जी, ट्रेस आउट द रीजन बिहाइंड द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। तो जितनी डायमेंशंस मुझे लगती थी पॉसिबल, जो जो एग्जाम में आ सकता था, वो सब कुछ मैंने इन तीन सवालों के अंदर कवर कर दिया। अगर आप ये कर लेंगे तो इकोनॉमी में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स हैं किस टाइप के, ताकि आपका एक एक माइंड बने कि इधर हमने इसको फॉलो करना है या नहीं करना, और फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। देखें, हर चीज की हेडिंग है, इसके अंदर डेटा मौजूद है, सही है। ग्राफ्स मैंने डाल दिए हैं सारे, और इसके अंदर रीडिंग मटेरियल भी शामिल होगा। ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर रीडिंग मटेरियल भी शामिल है। जाहिर है डेमो क्लास है तो मैंने हर चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें से। वंस स्टूडेंट्स रजिस्टर हो जाएंगे इसके अंदर, और फिर हमारा ये पूरा बैच चलेगा 32 क्लासेस का। उसके बाद हम शुरू करेंगे। देखिए लास्ट के अंदर ये मैंने अपडेटेड डेटा डाल दिया, साथ में आपको कोटेशंस भी मिल जाएंगी, हर चीज आपको इसमें मिलेगी। सो इसको स्टार्ट करते हैं। जी, जैसा मैंने आपके साथ सवाल डिस्कस कर लिए कि इकोनॉमी से रिलेटेड ये सवाल है। सबसे पहले बेटा हम बनाते हैं इसकी आउटलाइन। ठीक है, हर चीज की हमेशा आउटलाइन बनेगी। तो हम इसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं इकोनॉमी होती क्या है। फिर हम इसमें बात करेंगे कि इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है। इट विल टेक हार्डली वन पैराग्राफ। उसके बाद आ जाएगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सही। फोर्थ वन पे हम बात करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी क्यों नहीं है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, इकोनॉमी अगर खराब है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनको सही कैसे किया जाएगा। उसके बाद एक केस स्टडी है, और फिर एंड में कंक्लूजन है। सही। तो इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देते हैं। योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी सिंपल येट कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब कि आपने कुछ अच्छी लाइंस यूज करनी, जैसे मैंने पहले लिखा कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज रिमेन्ड इन कॉम्प्लेक्स बोथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही इन इश्यूज का सामना रहा है उसको। फिर हम आगे बता रहे हैं कि इकोनॉमी इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, और पाकिस्तान की बैकबोन पे इस टाइम पे इनसाइड और आउटसाइड एलिमेंट्स का प्रेशर है। इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, कभी भी बना बनाए आप रट नहीं सकते, बिकॉज जैसा सवाल आएगा वैसा इंट्रो बनता है। तो मैंने आपको कुछ लाइंस दे दी हैं अच्छी, बाकी आप ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है। फिर बेटा व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी उसने पूछा नहीं है आपसे व्हाट इज इकोनॉमी, ना वो पूछेगा। आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक डायग्राम बना के उसको बता देंगे, हाँ जी ये इकोनॉमी होती है, ताकि उसे आइडिया हो जाए कि इकोनॉमी इसको पता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन डाल दी यहाँ पे, कि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि यार ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली चीज क्या है यहाँ पे। सही है। आगे चलें। जी, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ये बहुत जरूरी है कि 1947 से हम देखेंगे कि इकोनॉमी हमारी कैसी रही है। तो ये पैराग्राफ में मैंने 1947 से लेके 2020-21 तक का डेटा मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो हम देखेंगे कि 1950s में एक्सपोर्ट्स कितनी थी हमारी और इंपोर्ट्स कितनी थी। बेटा एक्सपोर्ट्स आपकी जब ज्यादा होंगी और इंपोर्ट्स आपकी कम होंगी ना, तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। ये हमने एक स्टेटस इसका अपडेट किया। अब देखिए 2000 से लेके 2021 के दौरान हमारी इंपोर्ट्स डबल हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, हाफ हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो है ना, पैसा कम कमा रहे हैं और खर्च ज्यादा कर रहे हैं। ये वही मिसाल है कि आपकी तनख्वाह जो 60-70 हज़ार रुपए तनख्वाह है आपकी, और आप जो है वो 1.5 लाख का फोन खरीद रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये मसला आएगा आपके साथ। उसके बाद जी हमने देखा कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1970s में हम बांग्लादेश इंडिया से आगे थे। सही है। अगर आप देखें 1980s में भी तो हम आगे हैं उनसे। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब हमारे पास 1980 से 1990s में शिफ्ट होने लगा, बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट, पीएमएलएन की गवर्नमेंट, वो जब इसके अंदर
टग ऑफ वॉर स्टार्ट हुई कि कौन आएगा सीट पे, उसके बाद से हमारे हालात ऐसे खराब हुए हैं। उसके बाद 1999 में कारगिल हुई, कारगिल के बाद जी मुशर्रफ का एरा आया, और उसके बाद ड्रोन अटैक्स, टेररिज्म हद से ज्यादा बढ़ गया। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना डाउन हो गए कि आज बांग्लादेश ने हमें बीट कर दिया है। ठीक है, हमेशा फैक्ट एंड फिगर देने के बाद आप इस तरह से लाइंस बताते हो कि दीज फैक्ट्स आर कंट्रास्टिंग, दीज फैक्ट्स आर शोइंग ना व्हाट दे आर शोइंग, सही है। ये सारी चीजें आप वहां पे बताएंगे कि भाई ये पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस है पाकिस्तान की। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, अगर हम देखें जी कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे, तो देखो इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम दोनों हैं हमारे साथ, सही है। वो पूछ भी सकता है कि दोनों बता दो। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें क्या क्या मसला है। बेटा इंटरनल यानी कि जो हमारे मुल्क के अंदर के मसाइल चल रहे हैं। नंबर वन, पुअर टैक्स मैकेनिज्म, हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। फ्रेजाइल डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो खराब हुई हुई है इस टाइम के ऊपर, खराब इन सेंस के बढ़ती नहीं है, पैसा ही नहीं है। लॉस इनकरिंग एसओई, एसओई कहते हैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को, यानी वो इदारे जो स्टेट चलाता है। उसके बाद है जी हमारे इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत है। मिसाल के तौर पे आप कपड़ा लेने जाएं तो आप उसको कैश पे कर रहे हैं, सही है। आप करियाना स्टोर जाते हैं, आप उसको कैश दे रहे हैं, सो वो कैश के ट्रांजेक्शन हुकूमती रिकॉर्ड में नहीं आती। उसके बाद है सर्कुलर डेट। नाउ व्हाट इज सर्कुलर डेट, कि एक इदारा अगर आपका लॉस में है तो आप दूसरे इदारे से पैसा निकाल के उस इदारे में लगा रहे होते हैं, जैसे सर्कुलर डेट। और इस तरह मजीद भी है, लेकिन ये 5 काफी हैं आपके लिए। व्हाट आर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, नंबर वन, करंट अकाउंट डेफिसिट, डेप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स आपके पास आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हर एक एक प्रॉब्लम को उठाया और उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बेसिकली वो है क्या। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि जब आप जो है ना बाहर से ज्यादा चीजें परचेज करते हो और अपने मुल्क से कम चीजें बेचते हो बाहर। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, व्हेन अ कंट्री बाइज मोर एंड सेल्स लेस। अब देखें पाकिस्तान और यूएसए का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यूएसए एक आईफोन बनाता है, आईफोन की कीमत रफली कोई $1500 है, और वो एक घंटे में हजारों फोन बनाएगा। ठीक हो गया, हमने मिसाल के तौर पे लिया कि एक आईफोन बना, सब कुछ हुआ और उसने बेच दिया उसको। अमेरिकन इकोनॉमी में $1500 ऐड हो गया। पाकिस्तान जो है वो राइस है, कॉटन है, ये सारा कुछ ग्रो करता है, इसमें 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। फिर अगर बारिश हो गई और इशू, फसल खराब भी हो सकती है, कीड़ा भी लग सकता है। और जब तुम रॉ मटेरियल किसी को बेचते हो, राइट, तो उसकी प्राइस कम होती है। मिसाल के तौर पे तुम चिकन है, धनिया है, पुदीना है, इसी तरह से बिरयानी बनाने के एलिमेंट्स अगर तुम रॉ खरीदते हो वो तुम्हें सस्ता पड़ेगा, बट उसी का जब तुम बिरयानी बना के आगे बेचोगे, लाइक एक फिनिश प्रोडक्ट बेचते हो, तो तुम्हें वो महंगा पड़ता है हमेशा। ठीक है, सो यूएसए इसके ऊपर खेल रहा होता है। तो बेटा इसी तरीके से यहाँ पे सारे चार्ट मैंने ऐड कर दिए। और इसके अंदर आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, टैक्सेशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्री और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो मुल्क की इकोनॉमी हमारी इसलिए भी खराब है कि टोटल आबादी 24 करोड़ है, लेट सपोज, और इसमें से जो टैक्स दिया जा रहा है वो सिर्फ 24 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं ईमानदारी से। जो रिमेनिंग आपका तबका है, जो पीछे तकरीबन पूरी ही आबादी एक तरह से आपकी बच गई है, वो क्या कर रही है, वो टैक्स इवेट कर रही है। टैक्स इवेशन शुरू हो गई है तो जाहिर है इकोनॉमी हमारी स्ट्रेंथन नहीं हो रही है, और जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं होती है तो आपके साथ ये वाले मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स पे डाल दिया, फिर हमारी फ्रेजाइल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बारे में आपको ये डेटा मिल जाएगा। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप इसमें से पढ़ेंगे, रेलिवेंट चीजें निकाल के ना आप यूज कर लेना इसमें से, सही है। अच्छा जनाब, इसके बाद आपके पास मौजूद है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज। इसका मतलब ये होता है कि आपका पीआईए, स्टील मिल, वापडा, रेलवे, ये जितना ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ना बेटा, जितना ये फंक्शन करते हैं, जैसे अगर स्टील मिल 1 घंटे के लिए चलेगी तो ऑलमोस्ट कुछ लाखों रुपए का ये लॉस करेगी, राइट, क्योंकि आगे मार्केट है नहीं इसकी।
इसी तरीके से आप रेलवे का हाल देख लें, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, विच मीन्स के ये डेवलप्ड नहीं है सारा कुछ। ठीक जनाब, और ये भी इसके रीजन लिखे में क्यों डेवलप नहीं है। चलिए ये तो कुछ मसाइल थे हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब कुछ अदर इश्यूज, जैसे कि हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती। राइट, नवाज शरीफ साहब आते हैं, उनकी 5 साल अलग पॉलिसी, इमरान खान आए उनकी अलग पॉलिसी, फिर पीपल्स पार्टी अभी आएगी तो उसकी अलग पॉलिसी होगी। उसके बाद हमारे पास है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इकोनॉमी के अंदर। फिर हमारा फेडरल प्रोविंस रिफ्ट है, एनएफसी अवार्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, कैसे किया जाता है, सब कुछ क्लास में बताऊंगा। फिर टेररिज्म, अच्छा भला सीपैक बन रहा है, बलूचिस्तान के अंदर इश्यूज आ जाएंगे। फिर एक तो ऑलरेडी पैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या शुरू हो जाती है, करप्शन। स्ट्रक्चरल फ्लॉज है हमारे पास कि अगर कोई इमदाद आ रही है, मिसाल के तौर पे वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस आपको पैसा दे रहा है कि अपने लोगों पे खर्च करो, फ्लड्स वाले इलाकों पे आप लगाओ, वो पैसा कितना आया, कहाँ गया, ये बात हमें नहीं पता, हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्लॉज है। लास्टली हमारे पास आईएमएफ का जो इशू है कि हम आईएमएफ के पास ऑलमोस्ट 23 दफा गए, जबकि इंडिया जो है कोई 8 से 10 बार गया, और इस तरह बांग्लादेश भी अंडर 10 टाइम्स गया है। तो ये फिर अब ये भी डिस्कस करेंगे आईएमएफ का रोल क्या होता है, और एनर्जी क्राइसिस और ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे जी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो रहे हैं। देखो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर आपके मुल्क में इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं है, सही है, आपका मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के करीब है, तो उसमें गुर्बत आ जाती है, इन्फ्लेशन गिर गया। अभी जैसे आप देखें कि इलेक्ट्रिक के बिल्स देखें, इसी तरीके से आप हर चीज महंगी हो गई है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा भी गुर्बत पे आ रहा है, पॉवर्टी हो गई। सही है, अब जब आपके मुल्क में पॉवर्टी आ जाती है, तो पॉवर्टी के बाद पता है क्या होता है, जहालत बढ़ जाती है, क्योंकि भाई या तो मैं खा लूं या अपने बच्चे को स्कूल भेज लूं। सही है, पढ़े लिखों का फ्यूचर हमने देखा हुआ इस मुल्क में, तो भाई इससे बेहतर है कि मैं अपने बच्चे को मैकेनिक की शॉप पे भेज दूं, 150-200 रुपए दिहाड़ी कमा लेगा और 2 वक्त की रोटी चल जाएगी। एनर्जी क्राइसिस, हम लोग कुछ बना नहीं रहे, उल्टा हम ऑयल इंपोर्ट करके उससे बिजली बना रहे हैं, इस वजह से आपकी बिजली हो रही है महंगी। सही है, तो एनर्जी क्राइसिस आएंगे, लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। जिस शख्स के घर में खाने को नहीं है, वो सबसे पहले जाके मार्केट से असलाह खरीदेगा, और उसके बाद जी वो छीना झपटी स्टार्ट कर देगा, जो कराची के अंदर एक एक पीक पर है ये। राइट, और इसी तरह से इसके बाद आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब मुल्क के हालात इतने खराब हो जाएंगे, तो फिर लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से एतबार उड़ जाता है, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि जी मिलिट्री आए और मिलिट्री सब कुछ सही करे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके पास सारे के सारे, और ये मैंने बहुत डिटेल के अंदर यहाँ पे लिख दिए। कोई भी स्टूडेंट चाहे आराम से पढ़ के इसको सॉल्व कर ले। उसके बाद आती हैं जी सजेशंस, कि जी हम अपनी इकोनॉमी को अभी जो हालात है इसमें अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं। और याद रखिएगा, सीएसएस के जितने भी सवाल आते हैं, उस सब के सब मेरा बेटा इसके ऊपर होते हैं कि आप इनकी रिकमेंडेशंस, इनकी सजेशंस क्या देंगे। जैसे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, लाइक कि एक आपका नेशनल एक्शन प्लान बने, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हो कि यार ऐसे ऐसे इकोनॉमी हमारी चलेगी, एंड दैट्स इट। हर गवर्नमेंट आए उसको चलने दे, लैपटॉप स्कीम है तो उसको कैरी ऑन होने दो। अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है तो तुम अगली गवर्नमेंट में उसको पढ़ने दो। इसी तरीके से हमें अपना मुल्क का टूरिज्म, इतना जबरदस्त टूरिज्म है पाकिस्तान के पास, उसको हम इनहांस करें। इसी तरीके से सी पैक को स्पीड अप करें कि भाई तुम हमें जितनी जॉब्स आपने कहीं वो हमें दो। चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा गवर्नमेंट के इदारों को, चाहे लेजिस्लेटिव है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, उसको। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, अफसोस मुल्क में R&D नहीं है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नई काम करने पड़ेंगे इसके अंदर आके। फिर एजुकेटेड वर्कफोर्स नहीं है हमारे यहाँ। अगर एक नॉर्मल जो बंदा है 9 मैट्रिक अगर वो पास कर लेता है, वो टेक्सटाइल में लग जाएगा, कोई बटन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऑपरेटर बना हुआ है, मतलब कि ये काम तो कर रहे हैं बट इन्हें आता नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है। और लास्ट है रिडक्शन इन डिफेंस बजट। जो मुल्क आप उठा के देख लें तबाह हो रहा है, उनकी मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे आप सोमालिया और अफ्रीका में डिफरेंट कंट्रीज देख लें, इसी तरह से आप पाकिस्तान की मिलिट्री बजट देख लें, उसके बाद बाकी मुल्कों की तरफ जाएं। यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, उनका मिलिट्री बजट थोड़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है। सही है, तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। एंड अगेन इसका सारा कुछ डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आपको कोई और सोर्सेस में नहीं पढ़नी पड़ेगी। अच्छा जनाब, उसके बाद आपको मैंने कहा था कि केस स्टडी आती है ना। केस स्टडी इसकी हम ये देखते हैं कि कोई मुल्क कैसे तरक्की कर गया।
तो यहाँ पे मैंने डाली है सिंगापुर, बिकॉज सिंगापुर के भी हालात ना एक वक्त में हमसे भी बदतर थे, और सिंगापुर शायद कराची से भी छोटा है। ठीक है, तो ये सिंगापुर के बारे में लिख दिया, आप इसमें से उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने बांग्लादेश के बारे में लिख दिया कि जी बांग्लादेश ने कैसे तरक्की की है। आप इन सारी चीजों को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और बांग्लादेश ने कैसे तरक्की की, वो ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास। अच्छा जनाब, इसके बाद एक तो है कि पाकिस्तान में फ्लड्स है, उसका डेटा इंशाल्लाह रेगुलर क्लास में शेयर करूंगा। अब 2023-24 का जो बजट है ना, उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया कि बच्चे कहते हैं सर स्टैट से डेटा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी थी, इन्फ्लेशन कितना फोरकास्ट है, हम किस चीज पे कितना पैसा लगा रहे हैं, ये अपडेटेड डेटा है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। उसके बाद आपकी कोटेशंस, कि सर हमने कोटेशन भी तो डालनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि सर बीच रास्ते में आपको छोड़ दें, तो आपको कोटेशंस भी प्रोवाइड कर दी कि यार ये 2 कोटेशंस या 3 कोटेशंस आप कहाँ पे फिट करेंगे वो बताया जाएगा। और कैसे तुम अपना इंटरेस्ट बनाओगे इस सवाल में एग्जामिनर का। देखो ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया था आके, राइट। अब ये मैंने डिफरेंट किताबों से पढ़ा और मैं उसको यहाँ मर्ज कर रहा हूँ। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की किताब है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि जब ब्रिटिश आया था सब कॉन्टिनेंट में, तो उसने सबसे पहले पता है क्या किया था, उसने लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा दी थी। ठीक है। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद करवाई, उसके बाद उसने क्या किया सारा कुछ वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अपनी रेगुलर क्लास के अंदर। तो आपको अच्छी क्लास में मकसद सिर्फ यही था कि आपको दिखाया जा सके कि मैं किस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और इसी में से आपकी पढ़ाई होगी, और प्लस आपको सिखाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा कि कैसे आपको एक एक टर्म का मतलब क्या है, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। और इसी तरह से हमेशा होगा कि पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, और फिर हम उससे रिलेटेड इंशाल्लाह सवाल करेंगे। सो डू रिएक्ट, डू शेयर, एंड प्लीज मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा। और जितने लोग भी इसके अंदर इनरोल होना चाहते हो वो इस गिवन नंबर पर मैसेज कर लेना मुझे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।